नमस्कार। मैं प्रीति आर्य आज आपको शिवानी जी की एक बहुत सुंदर रचना ललिता सुनाने वाली हूँ। वैसे तो शिवानी जी ने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं और मेरी प्रिय लेखिका भी हैं और वो हिंदी की सर्वप्रिय लेखिका भी हैं। तो आज मैं आपको ललिता सुनाने वाली हूँ। रविन्द्रनाथ ने चैत्र पवन में झूमती किसी ललिता का वर्णन किया है। उसी ललिता का साकार जीवन रूप एक दिन हमारे आंगन में मूर्तिमान हो उठा। ओछा की तपती जेठ की दोपहरिया थी। हम खस की टट्टियों से घिरे ठंडे फर्श पर बेचैन करवटें बदल रहे थे कि घर की पुरानी नौकरानी जगरानी अपनी सांवली सी ललितिया को लेकर आ गई। लो बिन्नू, बज्जात फिर भगाई ससुरे से, वो बोली और ललिता हमसे चिपट गई। मैले कपड़ों से दुर्गंध सी उठी, चीकट सूखे बालों से रीठे और कड़वे तेल की महक से सिर भरना गया। ए जीजी, वो बोली, रामदई, अब हम इन्हीं चरणन में डरे रहे। और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। उसकी माँ जगरानी की रोती सिसकती पुत्री के रुदन के साथ रनिंग कमेंट्री भी करती जा रही थी। कसाई हत्यारे ने मार मार कर जान ही ले ली, देखो, कहकर उसने ललिता की पीठ का कपड़ा हटा दिया। गरम लोहे से दाग कर कल शाम को उसके गड़रिए पति ने उसे बाहर निकाल दिया था। नीले फफोले पड़े दाग ने सीजर के घाव की भांति क्षण भर में ही हमारी सहानुभूति जीत ली थी। नौकरानी से अधिक ललिता हमारी बाल्य सखी थी। हमारे साथ ललिता घुटनों तक साड़ी उठाकर चपेटे खेलने बैठ जाती। कभी कभी उचक उचक कर इमलियाँ तोड़ लाती, कभी बेतवा नदी से गोल पत्थर बीनकर मेहंदी पीसकर हमारी हथेलियाँ रचाती। गुड़िया का ब्याह होता तो पकवान बनाने से लेकर बिटिया के ब्याह के करुण गीत गाने तक का भार भी रहता ललिता पर ही। पुरखिन सी नन्ही ललिता अपने मधुर कंठ से हृदय का समस्त कारुण्य उड़ेल कर गा उठती। हमारी लड़ैती के अंकन कंकड़ गड़गड़ लय चतुर सुनार मुरला। गुड़िया के विदा के तीसरे महीने ललिता को भी विदा होना पड़ा। 12 वर्ष की उस पल्लवित देहलता को देख जगरानी के चिंतित प्राण कन्या भाव से मुक्त होने को व्याकुल हो उठे थे। ललिता बचपन से ही हमारे साथ रही थी। हमने उसके भारी भारी पैंजने, कड़े, अंकड़ा कंकड़ा सब उतरवा दिए थे। वो रोज़ नहा धोकर साफ सुथरी बनी रहती। नैन नक्श के सुगढ़ वैकहरी देह की सलोनी ललिता को दूर से देखने पर उसके अभिशप्त जीवन के सबसे बड़े खोट पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती थी। निकट आने पर ही कोई देख सकता था कि उसकी एक आंख माता भवानी की भेंट चढ़ चुकी है। रेशमी पलकों से ढकी होने पर भी उसकी दृष्टिहीन आँख के ग्रह दोष को उसका अधेड़ दुहेजू पति भी क्षमा नहीं कर सका। बार बार मारपीट के ससुराल भेजी जाती और तीसरे ही दिन फिर लौट आती। ललिता की आँख छीनकर विधाता ने उसे ऐसा परिहास रसिक चित्त दिया था कि वो भाग्य की हर चोट और थपेड़ को हंस खेल कर सह लेती थी। हम उसे अक्सर छेड़ देते, क्यों नहीं ललिता, तू तो पहन ओढ़ कर इतनी अच्छी लगती है, फिर तेरा गड़रिया तुझे क्यों मारता है। वो हंसकर एक अंगुली अपनी कानी आँख पर रखकर गाने लगती, जा आखिया मोरी भई रे सतनिया, जा आखिया मोरी भई रे बैरनिया। बाहर से हंसी की फुलझड़ी से बिखेरती ललिता उदास होने पर भी चेहरे पर शिकन नहीं आने देती थी। बुंदेलखंड में एक विचित्र रिवाज है, लड़की माँ से बिछुड़कर ससुराल जाती हो या ससुराल से लौटकर आत्मीय परिजनों से पुनः मिलती हो, उच्च स्वर में रोना उसके लिए अनिवार्य समझा जाता है। वो रोदन भी विचित्र आरोह अवरोह पूर्ण स्वर में गा गा कर लहरा उठता है। एक दिन हम छज्जे पे खड़े थे कि किसी बुंदेली बिटिया का करुण स्वर लहरा गया, ए मतैया, हमें बुला लियो ए। हमने ललिता से कहा, हाय राम, बेचारी कैसे रो रही है। ललिता नाक सिकोड़ कर बोली, क्या करो बत है, हम रोवाएं तो देखो। कहकर उसने विलक्षण प्रतिभा को क्षण भर में दोहरा दिया। आंचल आंखों पर रखा और गा गा कर रोने रे, ए मतैया, हम आज जाएं कल फिर भाग आए, ए मतैया, आले पे मिठैया धरी, भौजी जिंदेरी ए। हमने बड़े कष्ट से ललिता की रुदन लहरी बंद कराई। देख वह बड़े गर्व से हमारी तरफ देख के मुस्कुराई, ऐसे रोवत है, भला का रोवत। इस प्रकार से माँ से आज जाकर कल पुनः मायके भाग आने का आश्वासन एवं आले पर रखी मिठाई भौजी को न देने का आदेश सब ललिता की मौलिक सोच थी। बाद में जगरानी ने बताया कि ललिता की गर्भोक्ति अक्षरशः सत्य थी। उससे रोने सीखने दूर दूर के गांवों से बहु बेटियां आती थी। ग्राम में किसी की लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु होती तो ललिता को आग्रह पूर्वक रो रोकर छाती कूटने के लिए बुलाया जाता था। ललिता के कथानुसार उसका हृदय विदारक विलाप मृत व्यक्ति के कठोर शत्रुओं तक को रुला देने की अद्भुत क्षमता रखता था। ललिता रोने में ही नहीं, गाने में भी अनमोल थी। उसका मधुर कंठ लोक गीतों का अक्षय भंडार था। टोना, लेर, भाग, बिरहा के अनूठे पदों का काव्यात्मक श्रृंगार प्रायः वह स्वयं ही करती थी। अनपढ़ और अज्ञान ललिता की कल्पना बड़ी अजीब थी। एक बार जाड़े के दिनों में हमें चेहरे पर कोल्ड क्रीम लगाते देखकर बोली, हाय दैया, जा का है जिज्जी। अरे क्रीम है, इसे जाड़ों में चेहरा चिकना बना रहता है, काला नहीं पड़ता। हमने कहा, राम दई जिज्जी, हमें डारो तनिक। एक बार काहू ने जाड़े से पूछी, जाड़े रे कहाँ चले। जाड़े ने कही, गोरे को काला करन और काले की गत बिगाड़न चले।
सो हमारी तो दही मारे जाड़े ने गत बिगाड़ दई है, तो हमें तनिक करंग दे दो। याचना को भी भाषा से श्रृंगार कर ललिता ने हमें हमारे सम्मुख रख दिया कि करीम देनी ही पड़ी। अपने क्रूर पति की कड़ी चोटें खाकर ललिता संकल्प कर बैठी थी, अब ससुराल नहीं जाएगी, हमारे ही चरणों में सिमटकर अपना तिरस्कृत जीवन काट देगी। हम अल्मोड़ा लौटने को हुए तो साथ वो भी होली। बर्फ़ का मुल्क देखने का उसका समस्त उत्साह काठगोदाम पहुँचते ही बालू के दीवार सा सहसा भरभरा कर ढह गया। हाय राम, ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़, दैया बादल कैसे धुआं से फूकते हैं। पहाड़ की अतिरछी आड़ी गोलाकार सड़कों पर बस दौड़ने लगी तो ललिता बिगड़ गई ड्राइवर पे। ए गवरिया का ताड़ी पी के गाड़ी चलावत हो, समझा बुझा कर ललिता को चुप कराया गया। वो चुप होकर बैठ गई, पर जैसे ही मोड़ पर बल खाती बस के साथ वो भी लुढ़कने को होती तो आग्नेय दृष्टि से ड्राइवर की ओर देख कर फिर बड़बड़ाने और गाली देने लगती। बदजात हरामी, कैसो मुचक मुचक कर हंसत जात, तू गाड़ी गिरा के मानेगा आज तो। अल्मोड़ा पहुँचे तो ललिता की जान में जान आई, पर असंख्य कवियों और पर्यटकों के प्राणों को पुलक भरने वाले नगाधिराज हिमालय ललिता का अम्लान चित्त विकसित नहीं कर सके। उफ, कैसी बर्फ़ की फुकार छोड़त है। वो हिमाचल की ओर तिरस्कार वो हिमालय की ओर तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहती। कुछ दिन बाद ललिता ने हट किया, वो कागज पढ़ना सीखेगी। बड़े उत्साह से वर्णमाला आरंभ हुई। आ और आ की ऐसी दुर्दशा संभवतः किसी अबुद्ध शिशु ने भी नहीं की होगी। आ को ब्रह्मा की सी 4 भुजाएं प्रदान कर ललिता ने उसे नाना बैल बूटों से विभूषित कर दिया था। ये क्या किया ललिता, तनिक फूल वेल बनाए दे तो अच्छी लगेगी। उसकी वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से अपना कलाकृति को निहार रहा था। आ और आ के श्रृंगार में ही ललिता ने 2 महीने बिता दिए। अंत में एक दिन ऊपर बोली, चूल्हे में डालो जब ससुर कागज, इससे तो हम सिलाई सीखें। फिर क्या था, लट्ठा, फ्रेम, रेशमी रंग बिरंगी लच्छियाँ मंगाई गई। बड़े परिश्रम से तोता ट्रेस कर ललिता को सुई थमा दी गई। बीच बीच में सुई कपड़े में न घुस कर न जाने कब उस गरीब के दग्ध हृदय की स्मृतियों के घावों में जा चुभती। सुई की प्रगति रुक जाती है और वह गहरी उदासी में डूब जाती है। मार खाकर भगाए जाने पर भी उसका चित्त अभी भी अपने सासरे के गांव में ही डूबा था। सुई को दांतों में दबाकर वो कहती, काय गाल ब्याह गई होगी, गांव के बहू बेटियां सुअटा पूजन रही होंगी, कुंडा देव का मेला लगा होएगो। हमने एक दिन झुड़क कर कहा, जब इतनी याद आती है अपनी गडरिया गांव की तो चली क्यों नहीं जाती। झट आंचल की खूंट से आके पहुंचकर वो बरस उठती। ठठेरी उठे या गडरिया की माता निकरे वाह को फूटे आंखें फूटे ससुर की, हमें कौन सी ममता है। और पति को विधि पूर्व पिंड दान देकर वो फिर काम में लग जाती। जौड़ों की छुट्टियों में हमारे ओछा जाने का समय आया तो ललिता हवा में उड़ने लगी, भाग भाग कर चुटकियों में काम करती, घर जाने के दिन गिनती। मार्ग में किसी भी स्टेशन पर ट्रेन रुकती तो वो बुंदेलखंड की गलियों की अनमोल अशर्फियाँ लुटाकर ट्रेन को दोनों हाथों से ढकेलने लगती। कैसी अड़ी जा रही चुट्टी, नखरे देखो, अरे कौन को पड़ी है जो तो को मनावे, हाय तेरो खसम मरे रंडी, चलत काहे नहीं दई मारी पथुरिया। अचल ट्रेन चलने लगती और मुसाफिर हंसने लगते। लज्जा से हमारा सिर झुका देख ललिता मुसाफिरों से जा भिड़ती, जा में हंसना की हंसन की क्या बात है, हमें अपने मुल्क जाने में देर अबेर अच्छी नहीं लगती। जब ससुरी को 2 बार भली बुरी कही तब फपक फपक के चल पड़ी। हम ओछा पहुँचे तो ललिता का पूरा परिवार स्टेशन पर उपस्थित था। मोटर से उतरते ही ललिता ने मारवा ठाट की नीरसता में अपने रुदन राग की विचित्र रागनी छेड़ दी। 1 साल पहाड़ पर बिताकर ललिता की देह भर गई थी। गालों पर स्वास्थ्य की चिकनाई को दूर से देखकर अनुपम लावण्य का भ्रम होता था। अब वो बुंदेलखंडी स्त्रियों की भांति लांगदार धोती नहीं पहनती, सलीके से धोती बांधकर जोड़ा बनाना सीख गई थी। यही नहीं कहानी, आँख को पल्लू से यथासाध्य छिपा कर दूसरी आँख के बंकिम कटाक्ष से उसने एक दिन कुंडादेव के मेले में अपने अधेड़ पति के पौरुष को पराजित ही कर दिया। काली पत्नी के नए रूप को रीझ कर हमारे पास आने में गडरी ने देर नहीं की। हाथ जोड़कर हमारे पैरों में अपनी पगड़ी डाल दी। गंगा की 100 जो इसे मारूं, अन्नदाता रानी बनकर राज करेगी सरकार। ललिता को जीवन में पहली बार माननीय नायिका बनने का अवसर मिला था, वो भला क्यों चूकती। खैर, बड़ी मान मनोबल के बाद ललिता विदा हुई। कई वर्ष तक हमें आनंदी ललिता की याद आती रही और उसे देखने को जी करता उठता। 4थे साल ओछा गए तो खबर पाते ही जगरानी भागती आई। हमने उसे देखते ही ललिता की कुशल पूछी और वो आंखों पर आंचल धरकर बिलखने लगी। वाह, भागन को तो गई जिज्जी, 3 बरस के 3 बालक भये, एक और नहीं रहा। तीसरी बार दुश्मन ललितियों को भी ले गए। हम स्तब्ध थे। एक दिन ललिता ने हमसे कहा, ए जिज्जी, जब हम मरे तो हमारी अर्थी पर लाल चाचट को कफन डालियो। चाचट का हरी, अरे जाके पद्दा साहब की मोटरिया पर पड़े हैं।
रानी साहब ओछा की मोटर पर लगे लाल जॉर्जट के कफन की आकांक्षा बेचारी ललतिया कहाँ मिलता चार्जट। उसी की कंकड़ियाँ मरकनियाँ धोती में लपेट कर ले गए जिज्जी। जगरानी बिलख रही थी। कसाई ने कफन तक नहीं खरीद कर दिया। कभी कभी उसका हंसमुख चेहरा आंखों के सामने तिरने लगता है। एक हाथ कानी आँख पर धरकर जैसे कह रही हो, जा खिया मुरी भई रे बेरनिया। रविन्द्रनाथ की कविता ललिता का सही अंत भी हुआ अभागिनी का। अनादरे हबे धूल दलिता ओगो ललिता ओगो ललिता, अरे ललतिया अनादर से तू भी धूल दलिता हो गई है। नमस्कार। तो ये थी मेरे द्वारा सुनाई गई कविता कहानी ललिता। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा सुनो कहानी के लिए। नमस्कार।